नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय भवेश कुमार में। आज हम पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग अशोक मौर्य काल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन वास्तुकला से संबंधित और उससे संबंधित और देखेंगे। तो देखते हैं वास्तुकला के बारे में। तो मौर्यकालीन में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, अर्थात जिसमें मौर्य काल था उस समय अधिकतर घर आपका बना होता था, लकड़ियों का बना होता था। फिर उसके बाद पटना में कुम्हर से मिला है, जो वर्तमान में अभी भी है। वर्तमान में पटना की कुम्हर स्थान से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे, अर्थात उस समय पत्थर के अच्छे अच्छे हथियार बनाए जाते थे। उसके बाद आगे बात करें तो अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया था, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया था। अशोक स्तंभ भी अशोक ने ही बनाया था, जो तत्काल अभी भी भारतीय राजनीतिक में चर्चा में है। अशोक स्तंभ जो बनाया गया, जिस पर चार पत्थरों के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो दोबारा अभी डिजाइन करके बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे बात करें तो मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला। यह एवं यक्षिणी का मूर्ति है। दीदारगंज से मिला, यहाँ पर यक्षिणी का मूर्ति है। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। उस समय के सामाजिक जीवन की बात करें तो पहले बात कर ले, घर लकड़ी का होता था। आगे बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देवानाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत का भाषा है। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएं। आगे बात करें तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय को भक्तों को 4 गुफा दिया था। अशोक ने पशु बलि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ और कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय बहुत कम हो गई। अब बात करें प्रशासनिक ढांचा, अर्थात इसका सामाजिक जीवन बात करें तो उस समय बौद्ध सभी धर्म का पालन करता था। बौद्ध ब्राह्मणों को नहीं सजाएं। फिर इस तरह पशु बलि पे क्या था, प्रतिबंध था। अब बात करें प्रशासनिक ढांचा का। प्रशासनिक ढांचा मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा होता था, उसके नीचे युवराज होते थे, अर्थात राजा सबसे टॉप रहते थे। राजा के बाद युवराज होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभी होता है, उसी तरह उस समय राजा, उसके बाद युवराज होते थे। प्रांत का शासन प्रांतपति होता था, जैसे कभी राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाता, राज्य के शासन को उस समय प्रांतपति कहा जाता था। जिला को उस समय 20 कहा जाता था और 20 पति के नियंत्रण में रहता। जैसे कि जिला नियंत्रण रहता एक डीएम के नेतृत्व में, उस समय उसको 20 पति कहा जाता था। डीएम बराबर 20 पति होता था उस टाइम में। 10 छोटे गांवों को छोटा मालिक या गोप कहा जाता था। जैसे कि छोटे छोटे गांवों को मिलकर अभी एक पंचायत बनाया जाता था, उस समय उसको गोप बनाया जाता था। जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करता था। जैसे कभी वार्ड होता तो उसी तरह उसमें एक गांव हो जाता था छोटा सा, जो ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में रहते थे। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, अर्थात जैसे कभी 28 और 28 इंडिया में है, तो उस समय मौर्य काल में 4 राज्यों की संख्या थी। लेकिन अशोक के समय में आगे बात करें तो अशोक के समय में इसकी संख्या 5 हो गया। अशोक के समय में इसकी संख्या 5 हो गया। पाँचों की बात करें तो प्रांत राजधानी, जैसे पहले राजधानी होता था तो उसी तरह प्रांत राजधानी 5 राज्य था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची, कलिंग। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची, कलिंग। उत्तरापथ का था आपका
उत्तर की ओर हो जाएगा। ये आपका भारत का जब नक्शा देखिएगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा आपका पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर इधर हो जाएगा। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला है, जो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, इधर गुजरात महाराष्ट्र के इधर। स्वर्णगिरी उसका राजधानी था। अवंती उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्राची मध्य प्रदेश जो बिहार वाला इलाका पड़ता है, तो पाटलिपुत्र था उसका। कलिंग की राजधानी तोसली था जो उड़ीसा इधर पड़ता है। इस तरह 5 भागों में 5 राज्य था अशोक के समय में। आगे बात करें तो श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोकों के अधीन नहीं थे। 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गया। इसके बाद मगध की गद्दी पर उसका बेटा कुणाल बैठा था, जो एक अयोग्य शासक नहीं था, योग्य शासक नहीं था। अशोक का कोई भी उत्तराधिकार योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो एक कमजोर और अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र करा लिया। अर्थात बृहद्रथ एक खुद कमजोर था, इसीलिए बहुत से छोटे छोटे राजा सब उससे आज़ाद होने लगे। बृहद्रथ का एक सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दिया। अर्थात मौर्य वंश समाप्त हो गया। मौर्य वंश के पतन की बात करें तो मौर्य वंश का सबसे पतन का बड़ी नीति था कि युद्ध की नीति उसने त्याग दिया था। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दे दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण यह था कि अशोक के उत्तराधिकार का अयोग्य होना, साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आगे बात करें तो मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ महीने से होती थी। अब बात करें शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश आपका मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई, जबकि दूसरी राजधानी विदिशा को बनाई। विदिशा का पूरा नाम बेसनगर जो MP मध्य प्रदेश में है। बात करें तो पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बौद्ध स्तूपों और मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेशों के सांची के स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि अरहुत मध्य प्रदेश की खिड़कियों को पत्थर लगवाया। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुआ। अर्थात इस समय एक जातक पुस्तक होता है, उसके ग्रंथ की रचना हुआ पुष्यमित्र सिंह के समय। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पुष्यमित्र सिंह के ही समय पतंजलि हुए थे, जो अभी भी वर्तमान में बहुत फेमस है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण की ग्रंथ लिखा। मनु ने मनुस्मृति की लिखा। अर्थात जो अभी भी विवाद होता है मनुस्मृति का, तो मनुस्मृति बहुत बाद का एक ग्रंथ है, जिससे पहले भी बहुत हमारा शुद्ध ग्रंथ वेद पुराण सब है। तो ये मनुस्मृति बहुत बाद में आया, अर्थात शुंग वंश के समय में आया। इसके समय 2 विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही आक्रमण यमन आक्रमण पुष्यमित्र दोनों अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। अर्थात उसका एक बेटा था जो बहुत अच्छे सैनिक था, उसने उस दोनों विफल को कर दिया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेस्ट्रियस ने किया और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिलिंद ने किया। और मिलिंद भिक्षुओं को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जिससे बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। आगे बात करें तो इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्नो में है। कालिदास की पुस्तक मालविका
अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। कालिदास। आगे बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में दो अश्वमेध यज्ञ कराए। पतंजलि के अयोध्या में दो अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग हमने पतंजलि समय उस समय था। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ को भी जीत लिया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश का शासक भागवरत के दरबार में विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जिसका गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है, जिसकी चर्चा गरुड़ ध्वज अभिलेख में मिला है। आगे बात करें तो विदिशा स्थित इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिसकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने किया। इसके स्थान पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश। हसीन मशुक शाह। आगे बात करें तो अब बात करें इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और उसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना की। अर्थात इसका भी वंश का तुरंत समाप्त हो गया। 4 शासक ही इसमें होते हैं। अब सातवाहन की चर्चा करें तो सातवाहन वंश की इसमें क्या हो जाएगा आपके, इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इसे महाराष्ट्र छोड़कर विवश कर दिया। महाराष्ट्र छोड़ने के लिए विवश कर दिया। सातवाहन वंशों ने आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिसके कारण उसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे YouTube चैनल GS भावेश को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।